नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में सबसे पहले बात होगी यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने हंगामा किया। महाकुंभ पर विपक्ष की बयानबाजी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में जवाब दिया। साथ ही बात करेंगे कल यूपी का बजट पेश होने वाला है, उसकी 8,50,000 करोड़ से ज्यादा का बजट रहने का अनुमान है, जिसमें सभी वर्गों और सेक्टर्स पर मेन फोकस होगा। और आपको बताएंगे उत्तराखंड में धामी कैबिनेट ने आज सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद में राज्य से बाहर के लोगों को अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना आसान नहीं होगा। वहीं राहुल गांधी कल 2 दिन के रायबरेली के दौरे पर रहेंगे। 21 फरवरी को राहुल के महाकुंभ में स्नान की भी चर्चा है। और ममता अखिलेश के बयानों पर सीएम योगी ने आज कैसे करारा जवाब दिया है, यह भी विस्तार से बताएंगे। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से फ्लोर लैंग्वेज विवाद पर बयान दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा कि हिंदी सदन की भाषा है, उसे हटाया नहीं जा रहा है और न ही किसी भाषा को थोपा जा रहा है। महाकुंभ को लेकर भी सदन में सियासी पारा हाई रहा और ये मामला महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने का है, ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था। वहीं अखिलेश ने ममता के बयान का समर्थन भी कर दिया है। ममता बनर्जी पर भी सीएम योगी ने निशाना साधा है। सनातन पर सीएम योगी ने अखिलेश लालू पर भी हमला बोला। सीएम योगी ने निशाना साधा कि क्या सनातन का सम्मान अपराध है। सीएम योगी ने कहा कि संक्रमित सोच का इलाज नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। तो सीएम योगी ने साफ किया कि विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है। फ्लोर लैंग्वेज में स्थानीय भाषाओं को शामिल किया गया है ताकि ग्रामीण इलाकों से आने वालों को बोलने और समझने में आसानी हो सके। इसी पर आपको दिखाते हैं हम अपनी रिपोर्ट। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन भी भाषा पर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही में अंग्रेजी को शामिल करने पर पहले दिन सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया था। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग उर्दू की वकालत करते हैं और अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वहीं दूसरे के बच्चे को मौलवी बनाना चाहते हैं। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर केस को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के सदन में दिए कठमुल्ला वाले बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि जो जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते उन्हें तो खुद ही स्कूल जाने की जरूरत है। देखिए, मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं। सदन में बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन की कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा को शामिल करने के सरकार के कदम पर सियासी घमासान देखने को मिला। मंगलवार को समाजवादी पार्टी की ओर से उर्दू की वकालत करने पर जहां बयानों से सियासत गर्मा गई थी, वहीं दूसरे दिन भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अंग्रेजी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। वहीं सीएम योगी ने भी पलटवार किया। विरोधी ये हूँ कि विधानसभा में जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी बोला जा रहा है, जो समझ सके। अब यहाँ जो अंग्रेजी में बोलेगा तो उसका प्रसारण गांव में कोई समझेगा, इसलिए मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं आपके विरोध को कभी उसका न मैं उपास उठाता हूँ, न मैं उसको बहुत उसके साथ जोड़ता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी आदतों और मुझे मालूम है आप लोगों के बारे में एक मान्यता ये भी है, मजबूरी भी है, और आपके बारे में मान्यता भी है कि आज के समाजवादियों के बारे में तो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करके फिर जाते हैं। और ये जो आप लोगों के बारे में मान्यता है, उसी के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा। भाषा पर जारी घमासान के बीच आज 3 विधायकों ने सदन में अपनी बोली में चर्चा की। श्रीकांत शर्मा ने ब्रज भाषा में अपना पक्ष रखा। यह काम पे हमारे जो छोटे बाल गोपाल अब जो धीरे धीरे बड़े हैं,
वो अपनी स्थानीय बोलींते जुड़ जा। सदन में मनोज पांडे ने अवधी भाषा में चर्चा की। हमका लागत है नहीं दादा, हम पूरा बोली थे बोलबे वही करीब थे। हम सब जब यहाँ सदन से जाई थे माननीय अध्यक्ष जी, और जब घर पहुंची थे तो 99% यही भाषा बोली थी। जितना जने यहाँ बैठा है सब जने यही बोला थे। वहीं विधायक केतकी सिंह ने भोजपुरी भाषा में चर्चा कर सीएम योगी का धन्यवाद किया। हमनी के भाषा जौन बा ना अध्यक्ष जी, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे अभी श्रीकांत शर्मा भैया बोलत रहुअन, जौन आपसे लाड़ लगावत रहुअन, तो इतना प्यारा भाषा बा हमनी के कर विरोध तो छोड़ी, हमके तो बुझात रहुए कि विपक्ष आके गले लगा लिया आपके कि कितना बढ़िया आप काम कर रहे हैं। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने एक बार फिर फ्लोर लैंग्वेज विवाद पर बयान दिया। उन्होंने एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदी इस सदन की भाषा है, उसे नहीं हटाया जा रहा है, न ही किसी भाषा को थोपा जा रहा है। आप लोग बस उर्दू कर रहे हैं। हमने फ्लोर लैंग्वेज में स्थानीय भाषाओं को ऐड किया है ताकि ग्रामीण इलाकों से आने वालों को बोलने समझने में आसानी हो। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यूपी सरकार 2023-24 के लिए कल अपना बजट पेश करने जा रही है और इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खास फोकस होगा। लिंक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारा जाएगा। 8.5 करोड़ से ज्यादा का बजट रहने का अनुमान है। बजट में नए शहरी क्षेत्रों के विकास और साथ ही मेट्रो परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए भी ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। गरीबों, युवाओं, किसानों और साथ ही महिलाओं के लिए नई परियोजनाएं लाई जा सकती है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। गुरुवार को योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए विधानमंडल में यूपी का बजट पेश करेगी। अपने 9वें बजट से सरकार $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की तरफ तेज कदम बढ़ाने की कोशिशें करती दिखेगी। सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर नजर आएगा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना लगातार 6वीं बार विधानसभा में बजट पेश करेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट का आकार करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। बजट में विकास के कामों के लिए सरकार 2.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित कर सकती है। 20 तारीख को ये 25-26 का बजट प्रस्तुत होगा विधानसभा में। ये सत्र लंबा चलने की उम्मीद है। यूपी के बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के विकास के लिए नई योजनाएं दिखेंगी। यूपी सरकार नए शहरी क्षेत्रों के विकास और मेट्रो परियोजनाओं का काम तेज करने का इंतजाम इस बजट में कर सकती है। गरीब, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए सरकार नई योजनाएं भी ला सकती है। यूपी के कई शहरों में चल रही मेट्रो रेल परियोजनाओं के कामों को गति देने का इंतजाम भी बजट में नजर आएगा। तेजी के साथ प्रगति की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। विभिन्न विभागों के मांगों के साथ बजट पर कल 20 तारीख को प्रस्तुतिकरण के बाद चर्चा भी होगी और लगातार उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, औद्योगिकीकरण हो, लाइन ऑर्डर बेहतर से बेहतर बने। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम उत्तर प्रदेश को राष्ट्र का नंबर 1 राज्य में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को धरातल पर उतारेगी। सरकार बजट से मौजूदा सभी एक्सप्रेसवे को लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ने की योजनाओं के लिए धनराशि जारी करेगी। 4 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है। प्रदेश सरकार नए औद्योगिक गलियारों के निर्माण की घोषणा करने के साथ ही इसके लिए बजट आवंटन कर सकती है। अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। जिस तरह केंद्र सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया, किसान, नौजवान, बेरोजगार, हर वर्ग के लिए खुशहाली का बजट था, उसी तरह प्रदेश का भी बजट खुशहाली का बजट होगा। हर तबके को खुशहाली मिलेगी और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा और प्रदेश विकास के लिए और तेजी से प्रगति करेगा।
एक्सप्रेस वे जब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो एक से दूसरे शहर पहुंचने में न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि प्रदेश में आर्थिक व कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी। योगी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने पर तेजी से काम कर रही है। ऐसे में बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड को फाइनली सख्त और नया भू कानून मिलने जा रहा है, जिसके बाद से राज्य से बाहर के लोगों को अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना आसान नहीं होगा। उत्तराखंड के 11 जिलों में कृषि और बागवानी के नाम पर जमीनों की खरीद फरोख्त पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, जबकि कई अन्य कड़े प्रावधान भी नए भू कानून में शामिल किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के इतिहास का बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। विधानसभा के बजट सेशन के बीच बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें नए और सख्त भू कानून के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। गुरुवार को सरकार इस विधेयक को सदन में ला सकती है और सदन से हरी झंडी मिलते ही राज्य में नया भू कानून लागू हो जाएगा। नए भू कानून के मुताबिक हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को छोड़कर बाकी 11 जिलों में कृषि बागवानी के लिए बाहरी राज्यों के लोग जमीन नहीं खरीद पाएंगे। उद्योग समेत किसी विशेष प्रायोजन के लिए जमीन खरीदनी हो तो सरकार से मंजूरी लेनी होगी। राज्य से बाहर का व्यक्ति पहाड़ हो या मैदान अपने परिवार के लिए सिर्फ 250 वर्ग मीटर ही जमीन खरीद सकेगा। यही नहीं, जमीन खरीदते वक्त भी सब रजिस्ट्रार को इस संबंध में शपथ पत्र देना होगा। लैंड यूज बदलने का अधिकार भी अब डीएम से हटाकर शासन को सौंप दिया गया है। और काफी आंदोलन भी हुए और मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा उत्तराखंड के आम जनमानस को दिलाया था, देवतुल्य जनता को दिलाया था, वो आज धामी जी की सरकार ने पूर्ण किया है। और कैबिनेट में भू कानून को स्वीकृति दी गई है। इसमें 3-4 बिंदुओं के ऊपर आज चर्चा हुई थी। उस चर्चा को देखते हुए कैबिनेट ने उसको स्वीकृति दी है। सदन में उसको लाया जाएगा और सदन में लाने के बाद पारित होने के बाद उसको उत्तराखंड में लागू करेगा। कुछ अमेंडमेंट्स हमने जो है उनको निरस्त किए हैं। हमने 11 जिलों को, जो पर्वतीय जिले हैं, उनको उनमें जमीन खरीदने के ऊपर टोटल प्रतिबंध लगाया है। 2 जिलों को हमने उधम सिंह नगर और हरिद्वार को एग्जेम्प्ट किया है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं हमारे। और जो हमने इंडस्ट्रियल समिट किया था उसमें बहुत सारी कंपनीज के एमओयू हमारे साथ स्टैंड कर रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से सख्त भू कानून की मांग हो रही थी। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिया था कि जल्दी सख्त से सख्त भू कानून लाया जाएगा और अब मुख्यमंत्री धामी ने अपना वादा पूरा किया है। सीएम धामी ने ट्वीट करके कहा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान करते हुए कैबिनेट ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। ये ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करेगा। साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार के फैसले से पहाड़ के बीजेपी विधायक खासे खुश हैं। बुधवार को कैबिनेट में भू कानून को हरी झंडी देकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक तीर से 2 निशाने किए। पहला ये कि मुख्यमंत्री ने बजट सेशन में भू कानून लाने का अपना जनता से किया वादा पूरा कर लिया, तो दूसरा विपक्ष को भी एक झटके में चारों खाने चित कर दिया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर रायबरेली जाने वाले हैं। कल राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे, जहां पर वो अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राहुल के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी तैयारी पूरी कर ली गई है। राहुल गांधी प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा सकते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के महाकुंभ जाने की चर्चा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि प्रयागराज राहुल गांधी का घर है और सारे कांग्रेसी महाकुंभ का सम्मान करते हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली आ रहे हैं। 20 फरवरी को राहुल गांधी बाय रोड रायबरेली पहुंचेंगे। इस दौरान राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी प्रयागराज भी पहुंच सकते हैं
और महाकुंभ के त्रिवेणी में स्नान कर सकते हैं। बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी जो है इस पर विचार करे, क्योंकि दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं तानाकशी कर रही है। उनका कहना है कि चुनावी हिंदू है गांधी परिवार, तो ऐसे में महाकुंभ जाना गांधी परिवार के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में शुरुआती दौर से ही देखने को मिल रहा था कि वो फरवरी में जाएंगे। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करेंगे। दलित छात्रों से भी राहुल गांधी संवाद करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी तैयारी पूरी कर ली गई है। एलओपी एवं सांसद यहाँ के श्री राहुल गांधी जी का कल दौरा है और जहाँ जहाँ उनके कार्यक्रम है सभी जगह जो है पुलिस व्यवस्थापन जो है आवश्यकता अनुसार कर ली गई है। और इसके अलावे भी राजपत्रित अधिकारी भी सभी जगह के प्रभारी बना दिए गए हैं और रायबरेली पुलिस स्तर पर पर्याप्त पुलिस बल लगाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के 11 दिन बाद आज बीजेपी ने सीएम के नाम का ऐलान कर दिया। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम होंगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी है। परवेश वर्मा को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। देखिए रिपोर्ट। आखिरकार बीजेपी ने दिल्ली के सीएम के नाम का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की कमान रेखा गुप्ता को दी गई है। शालीमार बाग सीट से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली बीजेपी की महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। रेखा गुप्ता दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं और अब दिल्ली की चौथी महिला सीएम होंगी। बीजेपी ने करीब 3 दशक के बाद देश की राजधानी दिल्ली का दिल प्रचंड बहुमत से जीता है। पार्टी ने 70 सीटों में से 48 सीटों पर जीत हासिल की है। देखिए, महिला सम्मान सबसे बड़ा प्रायोरिटी है भाजपा का। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता बनने की, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत बधाई। ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सीएम के नाम के लिए लीडर ऑफ हाउस के नाम से रेखा गुप्ता जी का नाम प्रपोज किया गया है। उसका हम स्वागत करते हैं। शीर्ष नेतृत्व ने जो किया है ठीक किया है, महिलाओं को सम्मान दिया है और हम उसके साथ हैं। श्रीमती रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुन लिया है और श्रीमती रेखा गुप्ता कल दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि दिल्ली का अगला सीएम आखिर कौन होगा। रेस में कई नाम थे, लेकिन इनमें से किसी एक को फाइनल कर पाना पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। ये भी विरले ही होता है कि पार्टी ने शपथ ग्रहण की तारीख तय कर दी, स्थान भी तय कर दिया। सिर्फ ये तय नहीं हो पाया था कि बतौर सीएम शपथ कौन लेगा। बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाने के लिए जानी जाती है। ऐसे में कौन बनेगा सीएम, ये अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आखिरकार सीएम के नाम पर मुहर लग चुकी है। कल रामलीला मैदान में अब रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ लेंगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।